According to the new paper pattern, see, you have total, see how many questions you have, 36. Okay, you have 36 questions overall. So the question paper is divided into the 4 sections. Section 1, that is section A, have 1 to 20 questions. Section A consists of 1 to 20 questions, but all these 1 to 20 questions are not multiple choice. So what is included in that? See, yes, that each question carries 1 mark, but the 1 to 20 questions consist of few multiple choice type of questions, few very short answer type of questions, few assertion reason type of questions, okay, and some give reason type, okay, give reason justification type, right? So in this 1 to 20 questions there are some sub questions too. इसके अंदर कुछ सब क्वेश्चंस भी है, केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी है. मतलब केस स्टडी मतलब कैसे कि आपको ऐसा पैराग्राफ दिया रहेगा, ठीक है, उसमें कुछ डायग्राम वगैरह रहेगी, कुछ ग्राफ हो सकते हैं, उसके बारे में कुछ मेंशन रहेगा. बाय द टाइम हम डिस्कस करेंगे पेपर तो आपके समझ में आएगा ही, ठीक है. ऐसा कुछ रहेगा केस स्टडी, मतलब कुछ डाटा आपको प्रोवाइड किया हुआ है. यू हैव टू रीड दैट पैराग्राफ and after reading you have to understand the concept and you have to solve 4 multiple choice type of questions from the given 5. तो ये किस किस में आएंगे? क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20. ये जो 20 क्वेश्चंस रहेंगे है ना, 17, 18, 19, 20, 4 क्वेश्चंस. इसमें क्या रहेगा, ईच क्वेश्चन में सब 5 क्वेश्चंस 1, 2, 3, 4 and 5, and out of this 5 you have to solve any four whose answer you know. तो बेसिकली अब तक क्या होता था, अब तक कोई पैराग्राफ नहीं आते थे, तो कॉन्सेप्ट आपका ऑलरेडी क्लियर होता था और आपको क्या करना होता था, डायरेक्टली आंसर चूज करके वो आंसर आपको नोट करना होता था, ठीक है. बट इस बार क्या होगा बेटा कि आपको वो चीजें समझने में, आपको वो पैराग्राफ रीड करने में टाइम आपका वेस्ट होने वाला है. तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट में थोड़े से चेंजेस करने होंगे. बेसिकली आपने अब तक जो टाइम मैनेजमेंट करके रखी होगी फॉर 80 मार्क, दैट यू हैव टू चेंज अ लिटिल बिट. यू हैव टू गिव मोर टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 and 20 because the case is given there, the case study is given there. For example, देखो मैंने आपके सामने अभी क्वेश्चन रखा है which is related to the respiration concept. एक ही है ये और इसी के ऊपर 4 क्वेश्चन है. तो अगर आपने ये थीम अंडरस्टैंड कर ली तो आप नीचे के सारे 5 क्वेश्चंस में से कोई भी 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. तो देखो क्या लिखा है इसमें, रेस्पिरेशन इन एथलेटिक्स. ओके, द ब्लड ऑफ एन एथलेट was tested before, during and after a 400 meter of race. ये पर्टिकुलर एक एथलेट है एक्स, इसका ऑक्सीजन लेवल चेक किया हुआ है ना. कैसे, फॉर 4 मीटर ऑफ रेस, 400 मीटर ऑफ रेस, जिसमें बिफोर चेक किया है, ड्यूरिंग चेक किया है एंड आफ्टर चेक किया है. और उसके ब्लड का लैक्टिक एसिड का जो लेवल है, लैक्टिक एसिड यू नो व्हेन इट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अनएरोबिक रेस्पिरेशन. जो आपको कॉन्सेप्ट है ना, एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, वेयर द लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड when the oxygen is lacking, okay, you that. So वो चेक किया और उसका एक ग्राफ बना दिया, तो ये ग्राफ को देख के बेसिकली हमको समझ में आता है कि लैक्टिक एसिड लेवल is increasing and increasing. Okay, when the athlete started the running of 400 meter,
So in the beginning, the lactic acid level was too less. It is up to the zero. But when he started racing, the lactic acid level gradually increases. Sometimes it remains constant, and then later on it again rises up. Okay, and after the race, when the person is taking rest, gradually the lactic acid level again goes on decreasing. This is the case study. Okay, now look at the questions. Lactic acid production has occurred in the athlete during the running of 400-meter race. Question सुनो, which of the following process explain this event? Explain this event मतलब कौन सा? लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन का इवेंट. कौन सी प्रोसेस एक्सप्लेन कर रही है? वेरी गुड, अनएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, इट्स अनएरोबिक रेस्पिरेशन. आगे देखो, सेम कॉन्सेप्ट है बट ग्राफ अलग दिया है. अब यहाँ पर है एनर्जी सप्लाइड. एनर्जी सप्लाइड किसको की जाती है? एनर्जी सप्लाइड टू योर सेल्स. ओके, अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन हमने मिस्ड किया. Okay, this, where is the second one? Okay, this was the second only, means first is here. ये देखो first यहाँ से है, that was the second. Question number 70 to 20 contain each 5 subpart, and you are expected to answer any 4 of those 5. Okay, question number 17 देखो, ये है आपका theme. All living things require energy for the various activities. This energy is available by the breakdown of the simple carbohydrate, either using oxygen or without oxygen, that is aerobic and anaerobic. Okay, now see the first question. See the first question beta. Energy in the case of higher plant and animal is obtained by, देखो higher plants, energy in the case of higher plants and animals is obtained by ब्रीदिंग है ना. ब्रीदिंग प्रोसेस से एनर्जी ऑब्टेन होती है क्या? नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई होता है. टिश्यू रेस्पिरेशन, जब हमारे सेल्स हमारे टिश्यू रेस्पायर करते हैं, सो वी गेट द एनर्जी फ्रॉम दैट. ओके, ऑर्गन रेस्पिरेशन, जब टिश्यू का रेस्पिरेशन होता है तो ऑर्गन्स का भी मतलब अल्टीमेटली वहां पे क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है. एंड डाइजेशन ऑफ द फूड, डाइजेशन ऑफ द फूड में एनर्जी यूटिलाइज होती है. ठीक है, सो इट्स आंसर इज टिश्यू रेस्पिरेशन. अब क्वेश्चन सेकेंड था, द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द ब्लड लैक्टिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एथलीट ड्यूरिंग द रेस ऑफ, ये हमने डिस्कस किया. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, listen carefully. Study the graph below that represent the amount of energy supplied with respect to the time while an athlete is running at a full speed. एनर्जी सप्लाई जो है उसका ग्राफ प्लॉट किया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है. टाइम किस में दिया है? मिनट में दिया हुआ है. और एनर्जी सप्लाई के 2 ग्राफ है, मतलब ग्राफ एक ही है जिसमें 2 प्लॉट है, प्लॉट ए एंड प्लॉट बी. प्लॉट ए में क्या नजर आ रहा है हमको कि एनर्जी सप्लाई जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है. और बी जो है वो हमको दिखा रहा है कि पहले एनर्जी सप्लाई बढ़ा है और बाद में एनर्जी सप्लाई जो है वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हुआ है. क्वेश्चन पढ़ते हैं. चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट्स एंड जस्टिफिकेशन प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग टेबल. अब ये जो प्लॉट ए और बी है, ये देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है? कौन सा प्लॉट जो होगा वो एरोबिक होगा, वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन का होगा. एनर्जी सप्लाई, बेटा कौन से प्रोसेस में एनर्जी सबसे ज्यादा सप्लाई होती है?
You know, in which of the respiration the more energy is produced. Very good. Chetan, I think recording is not. What do you think? Whether the plot A is for the aerobic respiration or plot B is for the aerobic respiration. Plot A. Plot A is for the aerobic respiration. Okay, because more amount of energy is supplied in aerobic respiration. अब हम देखेंगे कि what table is given for this and we have to select the correct pair. Okay, right. Now see this. Plot A, aerobic. सेकेंड में देखो प्लॉट ए बी एरोबिक. इट मीन्स ऑप्शन सी एंड डी तो कैंसल आउट हो गए क्योंकि उसमें ए क्या बता रहे हैं वो अनएरोबिक बता रहे हैं. सो वो तो दोनों कैंसल हो गए. नाउ वी हैव टू चेक व्हाट इज गिवन इन सेकेंड कॉलम. अनएरोबिक अनएरोबिक, यस दैट इज आल्सो करेक्ट. अब थर्ड कॉलम चेक करो, जस्टिफिकेशन. एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक and high in anaerobic. What do you think? Is this a justification right or wrong? Why it is wrong? Why this justification? This justification is wrong over here because amount of energy is low. What they're telling, when there is a plot A, amount of energy is low and inconsistent in aerobic. एरोबिक में लो होती है क्या? नहीं, एरोबिक में कैसे होती है? हाई होती है. सो व्हाट इज अवर करेक्ट ऑप्शन? इट्स अ बी. आ रहा है समझ में हाउ टू सॉल्व इट? गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ लुक एट द फोर्थ वन. द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेसेस ऑब्जर्व्ड इन अनएरोबिक observed in anaerobic respiration. याद करो बेटा, that is respiration in yeast with alcohol. Anaerobic respiration by yeast produces carbon dioxide along with the alcohol. It means release of carbon dioxide is correct one. ठीक है, नीचे देखते हैं रिलीज ऑफ एनर्जी. यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि ज्यादा है कि कम है, बट यू नो दैट 2 ATPs आर प्रोड्यूस्ड. 2 ATPs आर प्रोड्यूस्ड मतलब यस, एनर्जी इज प्रोड्यूसिंग. एंड रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड. बताइए मुझे, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है कि नहीं अनेरोबिक रेस्पिरेशन में? यस और नो? यस. सो दिस इज आल्सो करेक्ट. मतलब कितने कितने करेक्ट आ रहे हैं? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं. सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज देयर. सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. गॉट इट? नाउ लुक एट द does lack of oxygen comes under? Yes beta, of course lack of oxygen also comes under anaerobic respiration. anaerobic respiration दो केसेस में होता है, in absence of oxygen and in lack of oxygen. दोनों केसेस में होता है. तो दोनों में जो जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सब कुछ anaerobic respiration में आएगा. ओके बेटा? now look at the fifth question. मैम सो ऑप्शन फर्स्ट इज ऑल्सो राइट. कहाँ है ऑप्शन फर्स्ट? फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं ना बेटा, प्रेजेंस कैसे आएगा? अनएरोबिक में एब्सेंस आएगा ना बेटा. गेटिंग दिस पॉइंट? फर्स्ट देखो, जिसमें जिस ऑप्शन में फर्स्ट ऐसा आया है वो सारे ऑप्शन रॉन्ग है. जिसमें फर्स्ट आया है वो सारे ऑप्शंस रॉन्ग है, क्योंकि फर्स्ट मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अनएरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है क्या? बताइए मुझे. ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है क्या अनएरोबिक में? नहीं. तो जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है वो सारे कैंसिल हो गए. जैसे कि इसमें फर्स्ट है तो ये भी कैंसिल हो गया.
सेकंड में फर्स्ट ये भी कैंसिल हो गया, बाकी का कुछ देखना ही नहीं, फिर बचा फोर्थ ओनली। सो सिर्फ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है क्या? नहीं। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, आगे देखते हैं फिफ्थ वन। स्टडी द टेबल बिलो एंड सिलेक्ट द रो दैट हैज द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, जिसमें रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, इनकरेक्ट, वो सिलेक्ट करना है। तो देखते हैं लोकेशन एरोबिक रेस्पिरेशन की साइटोप्लाज्म है, अनएरोबिक की माइटोकॉन्ड्रिया है। ये तो पहला एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो पहली ही पैर जो है वो रॉन्ग है। तो और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी कभी कभी क्या होता है कि नीचे और ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिए थे, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, इसलिए सब कुछ पढ़ना जरूरी होता है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट CO2 एंड H2 करेक्ट है। अनएरोबिक का इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये करेक्ट है, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है। अमाउंट ऑफ एनर्जी also correct. Oxygen is needed for aerobic, not needed for anaerobic. So this is also correct. So what is wrong? The A is wrong. So how you have to write its answer, beta? You will write 5. You will write incorrect row is A. Okay, and you will write that table. You will write that table. This is a way of writing the correct, because see, options are not given. So it's absolutely up to you that how you represent your answer. क्योंकि इसमें सिंपल था, इसमें ऑप्शन दिए हुए थे, आपको सिर्फ करेक्ट चूज करना था सी, और आपको सिर्फ लिखना था सेकंड कॉमा थर्ड, ऐसे आपको सिर्फ लिखना था। बट यहाँ पर वैसा नहीं है, तो ये आपके हाथ में है कि हाउ टू रिप्रेजेंट, तो प्रॉपर वहां पे रिप्रेजेंटेशन करना है। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बहुत बड़ा केस है ना। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 18 फर्स्ट टू 18.5। मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक, देखो हमने पीरियोडिक टेबल जो है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो कुछ केस यहाँ पे दी हुई है, मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, और देखिए कुछ मेटल्स यहाँ पर दिए हुए, डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़े बड़े मेटल्स यहाँ पर दिए हैं जो हमने पढ़े भी नहीं है, जिसका एटॉमिक नंबर या मास इतने बड़े बड़े होंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इट इज जस्ट अ केस स्टडी। तो मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में दिया हुआ है, नॉन मेटेलिक के बारे में दिया हुआ है। यू नो हाउ इट वेरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। अकॉर्डिंगली कुछ यहाँ पर आपको केस स्टडी दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। तो ये ग्राफ देख के आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअली भी है। अब देखिए ये टेबल हमको क्या बता रहा है, ये टेबल हमको बता रहा है कि भाई इनका एटॉमिक रेडियाई दिया हुआ है। देखिए ये क्या है, एटॉमिक रेडियस इन पिकोमीटर, मतलब लिथियम की छोटी है, सोडियम की बड़ी है, पोटेशियम की बड़ी है, रुबिडियम की बड़ी है, और CS स्कैंडियम नहीं, दैट इज SC। इसका क्या नाम है, एक्चुअली आई डोंट रिमेम्बर, इट्स नॉट SC स्टैंड्स फॉर स्कैंडियम। ठीक है, so see here the atomic size is increasing, you know, and where the atomic size increases beta, from top to bottom, you know, वो एक सिंपल लॉजिक यहाँ पे याद रखना है। For okay, yeah, it's cesium, right? And see, atomic size is also increasing for non metals दिया हुआ है, that is from फ्लोरीन, क्लोरीन की उससे बड़ी, ब्रोमीन की उससे बड़ी, आयोडीन की उससे बड़ी। सो यू नो ऑल्सो इट इज इंक्रीजेस अक्रॉस द ग्रुप। अब ये एटॉमिक नंबर भी इंक्रीजिंग है वाई एक्सिस पे, और यहाँ पर आपका इंक्रीजिंग बता रहा है फॉर द एटॉमिक रेडियस। बहुत सिंपल केस स्टडी है, कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग correctly represents the decreasing order of metallic characteristics of alkali metal? अब metallic characteristics मतलब आपको पता है ability to lose
एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और हमको पता है मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप में इंक्रीज होते हैं। इन ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंक्रीज, मतलब हमको डिक्रीजिंग के लिए उन्होंने क्या पूछा, डिक्रीजिंग ऑफ मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। डिक्रीजिंग के लिए हमको नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर जाना है। तो सबसे नीचे वाला कौन आता है, आता है ये सबसे कम रिएक्टिव रहेगा। उससे ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा, रुबिडियम। उससे रिएक्टिव कौन रहेगा, पोटेशियम। उससे रिएक्टिव सोडियम। और सबसे ज्यादा वेट मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीजेस, metallic characteristics, no, focus on what I'm telling. Metallic characteristics increases as we go down, मतलब नीचे वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। ये थोड़ा कम, ये थोड़ा कम, ये थोड़ा कम और ये थोड़ा कम, मतलब टॉप वाला सबसे कम रिएक्टिव है। यस, टॉप वाला सबसे कम रिएक्टिव है, मतलब लिथियम ये सबसे कम रिएक्टिव रहेगा, फॉलो बाय सोडियम, फॉलो बाय पोटेशियम, फॉलो बाय रुबिडियम एंड फॉलो बाय सेजियम। तो ये पेयर हमको ढूंढनी जहां पे लिथियम सबसे कम बता रहे हैं। लिथियम सबसे कम, देखिए कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में है। बट ऑर्डर भी चेक करनी है क्योंकि दो जगह पे हमको लिथियम सबसे कम दिख रहा है। तो लिथियम के बाद आना चाहिए सोडियम, सोडियम आ रहा है। उसके बाद आना चाहिए पोटेशियम, मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये देखिए सी ऑप्शन है ना, लिथियम सबसे कम है। उसके बाद सोडियम, देखिए मैं सिंबल्स चेंज कर रही हूँ, आपने ऐसा लिखा या आपने ऐसा लिखा, दोनों का मतलब सेम ही है। सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल यूज किया है, मैं लेस देन का सिंबल यूज करके ऑर्डर अरेंज कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको केस स्टडी करना है। इसके लिए आपको प्रोडक्ट टेबल के प्रॉपर्टीज मेन मतलब पता होना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, कल के लेक्चर में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक बार डिस्कस करते हैं। हम पूरे ऑल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार रिवाइज करते हैं, तो आपको ये स्टेप के क्वेश्चन सॉल्व करते आएंगे। तो ये हो गया ऑप्शन सी। लेट्स गो टू द सेकेंड of the 18th. Hydrogen is placed along with the alkali metal in the modern periodic table, though it shows non-metallic characteristics. क्यों प्लेस किया था हमने हाइड्रोजन को, because it shows the same electronic configuration to the alkali metal. That means it have one electron at the last shell that it loses. अब देखते हैं, hydrogen has one electron and readily lose electron to give negative ion. निगेटिव आयन देते हैं क्या अल्कली मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, लिथियम? नो, वो पॉजिटिव आयन देते हैं, पॉजिटिव, मतलब ऑप्शन ए रॉन्ग है। एज हाइड्रोजन कैन इजीली लूज वन इलेक्ट्रॉन लाइक अल्कली मेटल टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। तो अल्कली मेटल के कॉलम में अगर हमने रखा है और अल्कली मेटल अगर 1+ फॉर्म करते हैं, तो हाइड्रोजन को भी वहां पे प्लेस करने का वही वजह होगा कि हाइड्रोजन ऑल्सो फॉर्म H+। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमको करेक्ट लग रहा है। अब हम ऑप्शन सी देखेंगे। एज हाइड्रोजन कैन गेन वन इलेक्ट्रॉन इजीली लाइक एज हाइड्रोजन कैन गेन वन इलेक्ट्रॉन लाइक हैलोजन। तो अगर ये हैलोजन के प्रॉपर्टी से हम रिजेंबल कर रहे हैं तो ये ग्रुप 17 में होना चाहिए था, बट दिस इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग ग्रुप 1। तो ऑप्शन सी और डी जो हैलोजन के बारे में एक्सप्लेन की है वो तो ऑप्शंस आएंगे ही नहीं। तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। इसके लिए सबसे मेन आपको क्या होना चाहिए पता है क्या बेटा, यू शुड नो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? सबसे टॉप में जो होता है दैट इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दिस इज द फ्लोरीन। ओके, दिस